नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एफआरआई में आयोजित पुलिस साइंस कांग्रेस में पहुंचे, जहां प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले आज अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में जुड़े। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 24वीं बैठक है जो इस बार उत्तराखंड में आयोजित की गई। इसमें 4 राज्यों के मुख्य सचिव और अधिकारी मौजूद रहे। इसमें इंटर स्टेट में संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। स्थानीय उत्पादों के मूल्य निर्धारण और पर्यटन से जुड़े मुद्दों को भी रखा गया। चर्चा है कि परिवहन से संबंधित कुछ मसले भी इस बैठक में आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिला हुआ राज्य है। इस संबंध में भी क्षेत्र परिषद की बैठक में मुद्दे आएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वन संपदा 71% से अधिक है, इसलिए मेरा सुझाव है कि वनों की सुरक्षा में लगे वन कर्मियों और अत्याधुनिक शस्त्र चलाने और अर्धसैनिकों की भांति उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि इस पर चिंतन किया जाए। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का बहुत महत्व है, क्योंकि वह अमृतकाल की पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। इन 75 वर्षों में हमने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है। पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है कि जब हम आजादी के 100 साल मनाएं तो देश हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 हो। शाह ने आगे कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, यह तीनों कानून करीब करीब अंग्रेजों की ओर से बनाए गए हैं। 1860 से 2023 तक इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आने वाले समय में इन 3 कानूनों के पारित होने के बाद तकनीक की पृष्ठभूमि जो गृह विभाग ने बना रखी है, उसमें तारीख पर तारीख की जो समस्या है उसे निजात मिलेगा। 49वीं पुलिस कांग्रेस में उपस्थित प्यारे अधिकारी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं देवभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर आज इस देवभूमि में मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां जो प्रतिनिधि उपस्थित है उनको मैं बताना चाहता हूं कि 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का अपने आप में एक बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारी अमृत काल की सबसे पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस होने जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 130 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 75 साल में हमने दुनिया में कई क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 साल में हमने हमारी डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे प्रस्तापित किए, सफलतापूर्वक प्रस्तापित किए। परंतु ये 75 साल से 100 साल 15 अगस्त 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, उसको उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। तकनीकी व मानसिक दक्षता के साथ जो उन्नत तकनीकी है तथा सक्षम माध्यमों से कहीं न कहीं सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इस संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष रूप से लगातार सहायता देने का काम भी हो रहा है और बड़ी बड़ी मंथन बैठकें लगातार पुलिस को सशक्त करने की दिशा में हो रही है। मुझे आशा है कि आज पुलिस कांग्रेस के माध्यम से आप सभी व्यापक विचार विमर्श और सार्थक चर्चाओं द्वारा पुलिसिंग तथा आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इसमें प्रस्तुत करेंगे। आप सबका जो मंथन होगा। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए
ई सुविधा मामलों के त्वरित निस्तारण बल देने के साथ ही जन जागरूकता अभियानों से जनता को भी लगातार सचेत करने का काम किया है। लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के बजाय भीख मांगने, कचरा इकट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने के लिए मजबूर थे, उनकी पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की है और इस कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है तथा उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही इस अभियान का ध्येय वाक्य अब भिक्षा नहीं शिक्षा दें को सार्थकता प्रदान की गई है। देहरादून में 39वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस के चौथे सत्र में पुलिस और सीएपीएफ के बीच समन्वय पर चर्चा, जिसमें शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य पुलिस बल और सीएपीएफ के बीच परस्पर समन्वय पर जोर दिया गया। इस मौके पर कहा गया कि कुंभ जैसे विश्व प्रसिद्ध मेले में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और भीड़ प्रबंध पुलिस और सीएपीएफ के बीच समन्वय एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने देश की सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल और बीएसएफ के बीच समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा पर अपराध से निपटने, सूचनाओं के आदान प्रदान, सामाजिक व्यवस्था बनाने और आंतरिक सुरक्षा के लिए आपसी समन्वय काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशनों के बारे में भी बात की, जिसमें क्रॉस बॉर्डर तस्करी और ड्रोन से ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की बढ़ती चुनौतियों के बारे में बताया गया। और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री उत्तराखंड में 2 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद देर शाम बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वे प्रदेश की सोशल मीडिया टीम, आईटी टीम और प्रभारियों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम जिन मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, उन तमाम बातों पर आज चर्चा की जाएगी। सबका सौभाग्य है कि हमारे आग्रह पर माननीय अमित शाह जी ने हमको समय दिया और कार्यालय में भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सोशल मीडिया की टीम, हमारे आईटी की टीम के साथ उनका बैठना होगा और आगामी दिनों के अंदर ऐसे विषय, जिन विषयों को लेकर हम समाज के बीच में जा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश पदाधिकारियों के कार्यक्रमों की दृष्टि से उस सब प्रकार के विषय में आपका मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। तो आज ये बैठक रहेगी, लगभग 2 बैठकें कार्यालय में होने वाली हैं और दोनों बैठकों में उनका जो मार्गदर्शन होगा आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की दिशा में मार्गदर्शन के रूप में एक मार्ग को प्रशस्त करने वाला उनका मार्गदर्शन हमारे माध्यम में होने वाला है। देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व हो गया है और किसी बात को नीचे तक पहुँचाने में जो माध्यम आज सोशल मीडिया बन गया है, उसको क्रिया रूप देने के लिए पार्टी ने अपने संगठनात्मक स्वरूप में भी सोशल मीडिया को महत्व दिया है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर अपने लोकसभा से लेकर विधानसभा, जिला, मंडल तक के सोशल मीडिया की हमने टीम अपनी घोषित की है। आज प्रदेश स्तरीय टीम के साथ बैठने वाले हैं और आगामी दिनों के अंदर ऐसे कौन कौन से विषय हो सकते हैं जिनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जन जन तक पहुँचा सकते हैं, सारे विषय पर अमित जी का आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 1 दिवसीय दौरे की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि गृह मंत्री अपने 2 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम लगभग 7:55 पर पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे और उन्हें निर्देश भी देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। देश के केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा आज उत्तराखंड में है और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके द्वारा हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया की
टीम सभी सातों मोर्चों के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में उनके द्वारा हमारी जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो टीम है, उस टीम को उनका मार्गदर्शन प्राप्त मिलने वाला है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव को लेकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश स्तर की तैयारी चल रही है उसकी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों को समय पर पूरा करने सुनिश्चित करने, और उन्होंने कहा कि हेलीपैड मार्ग समेत सभी व्यवस्थाओं को नियमानुसार पुख्ता बनाए रखना सुनिश्चित करें। वहीं जोशी ने बताया कि पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाले जनसभा के लिए उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है, इसलिए वे जिलों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रवास ऐतिहासिक रहेगा और कुमाऊं क्षेत्र की जनता के लिए नया आयाम स्थापित करेगा। मोदी जी के आने से चाहे जागेश्वर हो, चाहे आदि कैलाश हो, चाहे मायावती हो, विश्व पटल पर आएगा और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जो सभा पिथौरागढ़ में 12 तारीख को मोदी जी की होने वाली है, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से मैं जगह जगह जा रहा हूँ, मैं परसों पिथौरागढ़ था, कल मैं चंपावत था, आज मैं अल्मोड़ा में हूँ, अभी मैं रानीखेत जा रहा हूँ, तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। भारी भीड़ वहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए आने वाली है। और इस जिले से भी लगभग, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, और जो भी हमने बातचीत की है, हमारे जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर थे, लगभग 4000 की संख्या यहाँ से जाने वाली है और वो मोदी जी को सुनेंगे और उनका आशीर्वाद। क्या हम माने कि 2024 के चुनाव का आगाज होगा पिथौरागढ़? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन पहला चुनाव लड़ लेती है, उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव को तैयार होती है। लेकिन निश्चित ही मोदी जी के आने से यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा आएगी, ताकत मिलेगी, यहाँ के विकास को ताकत मिलेगी, यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सभा पिथौरागढ़ में होनी है और उन सभा के एक हिस्से में हमारे जागेश्वर में भी उनका आगमन होना है। मैं समझती हूँ कि हमारा जनपद अल्मोड़ा हो, हमारा जनपद चंपावत हो, हमारा जनपद पिथौरागढ़ हो अथवा बागेश्वर हो, सभी ओर से, और नैनीताल भी उसमें सभी लोग उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और मोदी जी से एक नया मार्गदर्शन, नया विजन और नया लक्ष्य लेकर जो है हम सब लोग आगे बढ़ने का जो है वहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो सभी लोग तत्पर हैं और तैयारी बैठ के सभी ओर से माननीय प्रभारी जो इस कार्यक्रम के बनाए गए हैं माननीय मंत्री गणेश जोशी जी और स्वयं मैं भी लगातार तत्परता के साथ में सभी जनपदों में इसका परीक्षण कर रहे हैं। और वहीं हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पीएम मोदी के 12 अक्टूबर के दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 12 अक्टूबर को जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही पिथौरागढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। यह वही आश्रम है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और उनके इस दौरे से उत्तराखंड के टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की इस रैली में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह उन्होंने स्वीकारा और संभवतः 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं। उसके बाद जो रिकॉन्ग होते हैं वो आदि कैलाश जाएंगे, पार्वती कुंड जाएंगे, हमारे अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ के अंदर उनकी एक विशाल जनसभा होने जा रही है। पिछले 4 दिनों से मैं इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया है। वहीं हमारे कार्यक्रम के संयोजक बलवंत सिंह भोरियाल जी के साथ मैं लगातार 4 दिन से दौरे कर रहा हूं और जो उत्साह मुझे लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सभा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और कहते हैं जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वहाँ की दिशा और दशा बदल जाती है। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। आदि कैलाश जब प्रधानमंत्री जी आएंगे
नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ जाएगी तो कितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। जागेश्वर जाएंगे तो जागेश्वर का जब विश्व पटल पर नाम जाएगा, कितना टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। मायावती आश्रम, निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को, यहाँ के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और जाने का रास्ता हल्द्वानी होकर ही जाता है। जब आदमी दिल्ली से चलेगा तो उसकी गाड़ी के ब्रेक हल्द्वानी में लगेंगे, भोजन यहाँ करेगा, होटल में ठहरेगा। तो एक बूम यहाँ पर टूरिज्म में आने वाला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण उन्होंने स्वीकारा, आप यहाँ पर आए हैं और उनका तो उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और जैसा कि केदार की धरती से उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंपावत में कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग चिकित्सालयों में अपनी सेवा दे चुके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने एक बार फिर से नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए टनकपुर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर केदार ब्रजवाल नोडल अधिकारी को सीएम धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि चिकित्सालय विभाग चंपावत में हाल ही में आईसीयू संचालन के लिए पीईजेकेएस कंपनी के माध्यम से अनुभवहीन कर्मचारियों की भर्ती कराई गई है और जिन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोरोना काल में पूरी निष्ठा से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दी है, उन अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। आज हमने इस संबंध में लेटर दिया कि आईसीयू में अभी भर्तियां हुई है और हम लोग विगत 5 वर्षों से, 3 वर्षों से, 6 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं और हमारी नियुक्तियां नहीं दी गई है, तो हमें तो हटा दिया गया है और नए लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है। तो आज हम कैंप कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं कि हमने गुहार लगाई है कि नोडल अधिकारी से कि हमारे को प्राथमिकता दी जाए और हमारी समस्या का समाधान किया। हल्द्वानी में नैनीताल की डीएम ने शहर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने पहले कालाडूंगी मार्ग पर जीजीआईसी का निरीक्षण किया, तो वहीं इसके बाद रामपुर रोड पर चल रहे चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम ने कहा कि अब मानसून सीजन खत्म हो गया है, लिहाजा सभी निर्माणदायी संस्थाओं को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो लंबे समय से, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट के स्तर पर अभी विचाराधीन है, कुछ में धनराशि सैंक्शन हो गई है, कुछ में डीपीआर प्रिपरेशन हो रहा है। तो लंबे समय से विभागीय अधिकारियों का, जहां 3-4 डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसमें समन्वय को लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स की गति धीमी चल रही थी। आज हम लोगों ने 3-4 ऐसी ही परियोजनाओं का निरीक्षण रखा हुआ था, जिसमें पहले जीजीआईसी वाला जो एरिया है वहाँ हम लोग सुबह गए थे, जिसमें एक स्पेस बहुत अच्छा पार्किंग का निकल सकता है। साथ में साइड की जो रोड है उसकी चौड़ीकरण की भी संभावना निकली है। जो बालिकाओं का विद्यालय है उसकी बिल्डिंग भी बड़ी बुरी स्थिति में है, उसको रेनोवेट कराने का एक जो है उसके अंदर आ सकता है पूरे प्लान में। एक लाइब्रेरी भी वहाँ है जो बहुत छोटे से कक्ष में चलती है, तो लाइब्रेरी का भी अच्छा विस्तारीकरण करा जा सकता है शहर के लिए। तो इसका एक ओवरऑल प्लान बनाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है। उसके साथ फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर का भी आज निरीक्षण किया। लंबे समय से वहाँ व्यापारियों की कुछ समस्याएं सामने आ रही थी साफ़ सफाई वगैरह को लेकर, कुछ शिकायतें भी बीच में आई वहाँ व्यवस्थाओं के संबंध में। तो आज उनके साथ एक बैठक रखी गई थी जिस पर काफ़ी सारी सहमतियाँ बनी हैं, जिसमें कूड़े का निस्तारण नगर निगम के द्वारा किया जाना है, जो पार्किंग अनऑथराइज्ड होती है उससे शुल्क लेने की व्यवस्था करी जानी है, टीपी नगर की आय किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, वहाँ अन्य सुविधाएं कैसे जोड़ सकते हैं। इनमें कुछ सहमतियां बनी हैं जिस पर आगे ट्रांसपोर्ट नगर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगा। बाद में हमने 3 पानी वाली जो रोड है उसका भी निरीक्षण किया। मंडी में वहाँ एक चौकी शिफ्ट होनी है, जिसकी वजह से लंबे समय से वो धनराशि मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। तो उसके लिए भूमि का चिन्हीकरण आज किया गया है। मंडी वाली जो 3 पानी वाली जो रोड है उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग का मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से लंबे समय से प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में ही है। तो उसमें लगभग 50% पेड़ तो कट गए हैं जो वन निगम को काटने थे। बचा हुआ जो पेड़ है लगभग 97 to 100 पेड़ ऐसे हैं जो और कटने हैं वहाँ। उनका कुछ क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से नंबर का कन्फ्यूजन हुआ था, उसको आज हमने सॉर्ट आउट करा दिया है मौके पर सभी गदरपुर नवीन मंडी स्थित
में भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के सदस्यों ने महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत जी को महात्मा डकैत भी कहा गया है। उन्होंने जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है वह पूरे विश्व में अनुकरणीय है। उन्हीं में नक्शे कदम पर हम लोग भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीकेयू राजनीतिक द्वारा आज गदरपुर की नवीन मंडी जो है उसका प्रारंभ भले कल उसका उद्घाटन कर दिया गया था मंत्री जी द्वारा, लेकिन आज अगर हम उसको देखें तो आज यहाँ पर बाबा जी का जन्मदिन भी था महात्मा टिकैत जी का, तो उसको भी सेलिब्रेट किया है हमने यहाँ पर इस इनाम की बिल्डिंग में दफ्तर के बीच में। और यहाँ पर खड़े होकर आज उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनके द्वारा किसानों के मसीहा उनको कहा जाता है, उनको याद भी किया गया और श्रद्धा सुमन उनको भेंट करके अर्पित करके जो है उनकी उपलब्धियां और उनके जो साथ के जो उनके साथ रहे हमारे साथी, हमारे साथ इधर बुजुर्ग बैठे हैं और इधर श्यामचंद जी हैं और पीछे भी साहब सिंह जी बैठे हैं, तो ये उनके साथ ही रहे हैं और उनके साथ अक्सर इनका जाना आना, जिस प्रकार हमारी टीम है ये इस प्रकार ये उस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो आज इनको भी यहाँ पर हमने जो है माला पहनाकर इनका सम्मान किया कि एक इतने बड़े मसीहा के साथ इन्होंने रहकर किसानों की सेवा की है, तो ये भी कहीं ना कहीं मान। अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कांग्रेस भवन पहुंचकर केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। विकलांग पेंशन को खत्म किया जा रहा है, जो कि मोदी सरकार का बेहद गलत कदम है। यही नहीं, आज मोदी सरकार सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। सैनिकों के मान सम्मान को केंद्र सरकार ठेस पहुंचा रही है, जो कि पूर्व सैनिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में पूर्व सैनिक केंद्र और राज्य सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि होम मिनिस्टर का दायित्व बहुत बड़ा है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएं। आज वो अच्छा हुआ कि आज वो यहाँ पर आ रहे हैं और आज ही हमारी ये प्रेस वार्ता है, ताकि उनके कानों में ये बात जाए कि पूर्व सैनिक पूरे देश भर के अंदर इस बात से नाराज है कि आपने पहले उनकी OROP 1 नहीं की, फिर OROP 2 नहीं की और आज उनको कमजोर करने के लिए उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को वापस लिया है। तो इसलिए आप यहां से दिल्ली जाएं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब को और प्रधानमंत्री जी को बताएं कि देवभूमि के पूर्व सैनिकों ने कमर कस ली है। अगर वो इसको डिसेबिलिटी पेंशन को वापस, इस पॉलिसी को वापस नहीं करते हैं तो हमें इस डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड से भी और दिल्ली से भी बाहर करने का उत्तराखंड के लोगों ने फैसला कर लिया है। 21वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज का प्रदर्शन सराहनीय रहा और ओवरऑल बालक बालिका वर्ग ट्रॉफी निर्मला इंटर कॉलेज के नाम रही। इसके अलावा ओवरऑल बालक वर्ग की ट्रॉफी निर्मला इंटर कॉलेज और ओवरऑल बालिका वर्ग की ट्रॉफी भी निर्मला इंटर कॉलेज के नाम रही। ये 3 दिवसीय नगर क्षेत्र की जो रैली थी, इसमें 7 विद्यालयों ने जो भाग लिया है, उसके लगभग 350 प्रतिभागी इसके अंदर रहे हैं और बहुत सुचारू ढंग से संपन्न हुई है। बहुत उत्साह के साथ बच्चों ने इसमें भाग लिया है और इस रैली के माध्यम से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं, ये डायरेक्ट जिले में प्रतिभाग करने भी जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन सभी ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को शोभायमान किया है और बहुत उत्साह के साथ बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है और मसूरी के बच्चे खेलों के मामले में बहुत प्रतिभाशाली हैं। अभी हाल ही में हमारे काफ़ी सारे बच्चे, मेरे अपने विद्यालय के भी 3 बच्चे जो है हॉकी स्टेट खेलकर भी आए हैं। उनका चयन स्टेट में फुटबॉल में भी हुआ है। तो बच्चे न केवल नगर के अंदर, जिले के अंदर, बल्कि स्टेट लेवल पर भी जो है बहुत मान बढ़ा रहे हैं और उनमें से हो सकता है आने वाले समय, क्योंकि लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी शायद उनमें से लड़कों का चयन जल्दी होने जा रहा है। काफ़ी अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे आके। मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ है